वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, जूलॉजी बीएससी 5th सेमेस्टर। कई जगह ये जो आपके यूग्लिना हुए, पैरामीशियम हुआ, मोनोसिस्टिस हुआ, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है। तो नेवर माइंड, आप अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एनईपी में क्या हुआ है ना, सब उलट पुलट कर दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर वाइज जब बदले गए हैं तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस थर्ड ईयर में ला दिए गए हैं, तो सब मिसमैच हो गया है। तो आप बस अगर अपनी क्लास में है, मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं और आपका जो सिलेबस है वो वीडियो से मैच करता है, तो आपको बस अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। व्हाटएवर, मतलब कुछ भी सोचना नहीं है आपको, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस, ओके। व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर द वीडियो इज, अगर आपके सिलेबस से मैच कर रहा है तो गो फॉर इट, ओके। अच्छा, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और भी वंडरफुल वीडियोस बनाने के लिए। आज 44 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी इस वक्त मेरे यहाँ, बट आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर यू ऑल। तो आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है मोनोसिस्टिस एग्लिस, ओके। तो मोनोसिस्टिस एग्लिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे। वी आर ऑलरेडी डन विद द यूग्लिना वर्डिस, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब चीजें, क्लासिफिकेशन समझा, स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रक्चर के जितने भी फंक्शन थे वो समझे, प्लस हमने फिजियोलॉजी समझी, पूरा डायग्राम खुद आपको बना के बताया कि आपको कैसे बनाना है। सेम पैटर्न हम आज मोनोसिस्टिस के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगेन 2 वीडियो आएगी, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट, ओके। देखिए, मोनोसिस्टिस एग्लिस, अगेन वही पैटर्न हम सबसे पहले समझेंगे, नाम को तोड़ के देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द मोनोसिस्टिस एग्लिस मीनिंग, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी आपको पता है कि हर एक टर्म से बना होता है, या तो प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के नया टर्म बना दिया जाता है, और हर इंडिविजुअली प्रीफिक्स और सफिक्स का यहाँ पर मीनिंग होता है। और जब हम उस मीनिंग को जान लेते हैं तो हमारी बायोलॉजी जो होती है ना, वो एकदम मतलब मस्त हो जाती है, समझ में आ जाता है, ठीक है। मोनोसिस्टिस एग्लिस, व्हाट द मीनिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। अभी आप बस इसको टर्म समझो, कोई ऑर्गेनिज्म मत समझना जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए, मोनोसिस्टिस एग्लिस अगर आप टर्म तोड़ोगे ना तो यहाँ पर आपको 3 टर्म मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात की, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी ओरिजिन है ग्रीक, ओके। जो टर्म है वो आपके ग्रीक से लिए गए हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 ही जगह से हमें टर्म देखने को मिलता है, या तो ग्रीक या तो लैटिन, ठीक है। तो ग्रीक से लिया गया है। अगर हम बात करें टर्म्स की तो यहाँ पर 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या? सबसे पहला मोनो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सिस्टिस, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे सी से स्टार्ट हुआ है, बट जब हम ग्रीक की बात करते हैं तो वहां पर इस सिस्टिस को के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखना, ओके। सिस्टिस सेकेंड हमारा वर्ड था, एंड एग्लिस इज आवर थर्ड। यहाँ पर जो टर्म है वो आपको दिया गया है, ओके। दिस इज आवर जीनस एंड दिस इज आवर स्पीसीज। जीनस कैन बी वन एंड स्पीसीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। बहुत सारे टाइप के हो जाते हैं, जीनस एक ही रहे और बहुत सारी स्पीसीज रहे तो भी ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं। तो हमारा पर्टिकुलर जो होगा वो मोनोसिस्टिस एग्लिस हम पढ़ रहे हैं। बात करें मोनो की, तो व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ मोनो आपको समझना है। तो आप जानते हो कि मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, एक ही सेल, ओनली सिंगल, ये आपका सिंगल हो गया मोनो। सिस्टिस मतलब क्या होता है, ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर जो सिस्टिस का मतलब है वो है ब्लैडर, ओके। और एग्लिस मतलब होता है टू मूव फास्ट, ओके। तो भाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले बात करें तो मोनोसिस्टिस एग्लिस जो है वो हमारा प्रोटोजोअन है। तो प्रोटोजोअन एक ऐसा प्रोटोजोअन है जो कि बहुत जल्दी चलता है, ठीक है, बहुत जल्दी फास्ट मूव करता है, प्लस इसके पास सिंगल ब्लैडर है। क्या है? सिंगल ब्लैडर है। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिंगल ब्लैडर इसमें पाया जाता है। तो ये हमने वर्ड से समझा कि क्या भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या था, ओके। डन, टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये चीज आपको समझ में आई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसको हम अगेन यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सो दैट आप अच्छे से अपने नोट्स में, आपको जैसे हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं वैसे लिखना है, ठीक है। मोनो में आपको पता है कि मोनो मतलब होता है सिंगल, ओके। देन इसके बाद आपने देखा सिस्टिस। सिस्टिस मतलब यहाँ पर ब्लैडर होता है जो कि के से स्टार्ट होता है, इसको मत आप लोग भूलना, या इसी को हम के बना दे रहे हैं, ठीक है। और एग्लिस मतलब क्या होता है,
एगलिस मतलब होता है टू मूव फास्टर या फिर फास्ट। ठीक है, डन, ये 3 आपको समझ में आ गया। ओके, अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन क्या होता है, पूरा खानदान जान लो भाई कि तुम्हारा फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है। तो मोनोसिस्टस एगलिस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सुपर क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, देखिए इनका फाइलम होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। सेकंड है इनका सब फाइलम होता है स्पोरोजोआ। इनका क्लास होता है टीलोस्पोरी। सब क्लास होता है ग्रिगैरिनिया। ऑर्डर होता है यूग्रिग्रानिडिया। जीनस होता है मोनोसिस्टिस एंड स्पीसीज होता है एगलिस। ओके, डोंट माइंड द वोकैबुलरी, सबकी वोकैबुलरी अलग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है आप उसे फॉलो करिए, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है हम उसे फॉलो करेंगे। अच्छी लगेगी तो आप अपना सकते हैं। ठीक है, देखिए फाइलम हमारा प्रोटोजोआ है। ठीक है, पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में ही इतने सारे कैरेक्टर्स ढूंढ लेंगे कि अगर हमें कुछ भी ना पता हो मोनोसिस्टिस एगलिस के बारे में और अगर हमें क्लासिफिकेशन याद है तो एटलीस्ट हम अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी तो भर के आएंगे, क्योंकि ये सब आपसे प्रैक्टिकल की कॉपीज में बनवाए जाते हैं और पूछा भी जाता है। या फिर कोई पूछ देता है कि मोनोसिस्टिस बताइए, अगर एग्जामिनर सामने बैठे हैं तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि मोनोसिस्टिस की क्लास क्या है, आप बोलोगे टीलोस्पोरी, तो वो पूछेगा टीलोस्पोरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फिर आप शांत। तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, प्लस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस अब जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हो रहे हैं उसके लिए। ठीक है, देखिए फाइलम इनका है प्रोटोजोआ। कल ही हमने डिस्कस किया था, मतलब परसों जो भी लास्ट वीडियो यूग्लिना पढ़ाया था कि प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए प्रोटोजोआ जो होता है सबसे पहले तो इसमें यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें यूकैरियोट्स आते हैं। ओके, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इनके अंडर में आएंगे। प्लस यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन बी ऑटोट्रॉप और दे कैन बी हेटेरोट्रॉप। ठीक है, मतलब वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे निर्भर भी रह सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या कि पूरी बॉडी जो होगी वो बस एक सेल से बनी होगी, जैसे हमारी है वो बिलियन ऑफ सेल से बनी हुई है, लेकिन ये जो होंगे वो एक ही सेल से बने होंगे। यूकैरियोटिक मतलब कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, अब इतनी छोटी बातें हैं लेकिन लिख देते हैं हम, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो हो सकता है कि कोई नया हो यहाँ पे। तो सिंगल सेल ये होगा, यूनिसेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। यूकैरियोटिक दे पजेस, क्या पजेस भाई, तो ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस से तात्पर्य ये है कि इसमें न्यूक्लियोसोम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है जब हम सेल्फ खाना बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है जब हम डिपेंडेंट होते हैं। तो जो भी प्रोटोजोअन्स है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे कैन बी ऑटोट्रॉप, दे कैन बी हेटेरोट्रॉप। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि दे कैन बी फ्री लिविंग। ठीक है, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सेकेंडली ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोअन्स के हैं, मोनोसिस्टिस के नहीं है। मोनोसिस्टिस इनका जीनस है तो वो हम पढ़ेंगे, ये हमने बताया ना। अभी हम प्रोटोजोअन्स देख रहे हैं, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब क्या कि दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आराम से मस्त अपना घूमेंगे, खाएंगे, फिरेंगे, किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। पैरासाइटिक क्या होता है कि हम डिपेंडेंट तो रह रहे हैं अपने ब्रेड एंड बटर फूड फीडिंग के लिए, हम किसी पे डिपेंडेंट तो रह ही रहे हैं, प्लस हम उसको हार्म कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ये जो होगा ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा, मस्त खुश रहेगा। और ये क्या होगा कि ये भाई दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन ये दूसरे पे, इसको ऐसे कर देते हैं भाई, डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट भी है और प्लस ये इसको हार्म कर रहा है, इसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। जैसे आपने जू देखी है, लाइफ देखी है बालों में, तो वो आपके ही शरीर में है बट आपका ही खून वो क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं और वो आपको हार्म कर रहे हैं। तो जस्ट वैसे ही पैरासाइटिक का ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। उसके बाद प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इनमें एक और बेसिक चीज होती है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, नो सेल वॉल। ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि आपको प्रोटोजोअन में याद करना है कि ये यूनिसेल मतलब ये रटे होने चाहिए। अब जब आप जूलॉजी पढ़ रहे हो, वो भी 5th सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, व्हाटएवर द क्लास इज, लेकिन आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए प्रोटोजोअन्स के कि दे आर यूनिसेलुलर, दे आर यूकैरियोटिक, दे कैन बी ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे डोंट हैव अ सेल वॉल। ओके, so this is our characteristic of protozoa. If you want to take a screenshot you can.
ओके, उसके बाद हम सब फाइलम स्पोरोजोआ की बात करेंगे। ठीक है, स्पोरोजोआ नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्पोर की बात हुई है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पोर की बात हुई है। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे यहाँ पर आप देखते हो स्पोर फॉर्मेशन। ओके डन। तो नाम से ही यहाँ पर बहुत क्लियर है कि स्पोरोजोआ जो होता है वो आपके क्या कहते हैं स्पोर कंटेन, मतलब स्पोर रिप्रोडक्शन के टाइम पे देते हैं। सेकेंड ये कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि ये चलते फिरते नहीं है। ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल। तो जो, लेकिन आप याद रखना कि हम फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज इसकी बात कर रहे हैं। तो हम कुछ कैरेक्टर्स प्रोटोजोआ में से लेंगे, कुछ स्पोरोजोआ में से, कुछ टीलोस्पोरी, कुछ ग्रिगिनेरिया, कुछ यूग्रिगिनेरिया, कुछ मतलब ऐसे करके देन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक है वही मोनोसिस्टिस के है, ऐसा नहीं है। अगर हमने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक बताया है तो हम इसमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक मोनोसिस्टिस में देखेंगे। यहाँ अगर हमने 3 बताया तो हम 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज में आप क्लियर है ना कि ऐसा नहीं कि आपके कॉपी में आप मोनोसिस्टिस के बारे में ये सब लिख के आ रहे हो, नहीं, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम फाइलम, सब फाइलम के बता रहे हैं, इसमें से कुछ कुछ मिल करके देन आपका ये मोनोसिस्टिस तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मोटाइल की बात हुई है, बट अभी हमने पढ़ा कि ये टू मूव फास्ट, ये फास्ट मूव करता है, तो इस चीज को हम कैंसिल कर सकते हैं हमारे मोनोसिस्टिस के केस में। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड जो होता है वो हो जाता है पैरासाइटिक, कि जो स्पोरोजोई होते हैं ना, ये तो फिक्स्ड है कि ये पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि दे विल बी डिपेंडेंट ऑन एनी होस्ट और वो उसको हार्म भी करेंगे, और सेम चीज हमने प्रोटोजोआ में भी देखी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा मोनोसिस्टिस एग्लिस जो है वो पैरासाइट होगा, और अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे ये पैरासाइटिक है। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे स्पोरोजोआ के। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना नोट कर रहे हो तो वेरी गुड, आप नोट करते जाइए। ठीक है, टीलोस्पोरी की बात करते हैं कि टीलोस्पोरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, टीलोस्पोरी आपको उतना कुछ नाम से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पैरासाइटिक ये एकदम कंफर्म कर देता है, पूरा घूम फिर के बाद पैरासाइटिक पे ही आता है। यहाँ पर टीलोस्पोरी में आप देखते हो कैरेक्टरिस्टिक कि ये पैरासाइटिक, ठीक है, इन टीलोस्पोरी जो क्लास है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे दे विल बी पैरासाइटिक एंड दे लिव ऑन एन अदर, ऑन नहीं आप बोलो, इन बोलो, क्योंकि अंदर रहते हैं। ठीक है, इन अनदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अनदर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक यहाँ पर हमने बात कर ली कि पैरासाइटिक, भाई स्पोरोजोआ में हमें पता चला स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टीलोस्पोरी में हमें समझ में आया कि भाई पैरासाइटिक होते हैं और ये किसी और के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जा करके रहते हैं और उसको हार्म करते हैं। ओके, ग्रिगिनेरिया, व्हाट इज ग्रिगिनेरिया? इसमें बात होती है वर्म लाइक दिखाई देने वाले, जितने भी वर्म लाइक दिखाई देने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम जनरली सब क्लासेस ग्रिगिनेरिया में कंसीडर करते हैं। तो ग्रिगिनेरिया का मतलब ही है वर्म लाइक, और यू ग्रिगिनेरिया में आप यू देख रहे हो जिसका मतलब ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पर मतलब भी आ जाता है ट्रू वर्म लाइक। मतलब अब तो एकदम कंफर्म हो गए हो कि जो मोनोसिस्टिस है वो एकदम वर्म लाइक ही दिखाई देगा, कोई इसमें दो बात नहीं है। ठीक है, मोनोसिस्टिस और एग्लिस के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि जो हमारा मोनोसिस्टिस एग्लिस है उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मोनो मतलब सिंगल, सिस्टिस मतलब ब्लैडर एंड एग्लिस मतलब टू मूव फास्ट। ओके, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम स्पोरोजोआ है, क्लास टीलोस्पोरी है, सब क्लास ग्रिगिनेरिया है, ऑर्डर यूग्रिगिनेरिडिया है, जीनस मोनोसिस्टिस एंड स्पीसीज एग्लिस है। ओके, सो वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन। नाउ हम क्या देखेंगे, हम इनके हैबिट, हैबिटेट और शेप एंड साइज, जो कि मॉर्फोलॉजी में आपके आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इनके हैबिट की, ओके, हैबिट मतलब क्या होता है कि भाई आदत है इनकी ऐसा करना, लाइक हमने आपको एग्जांपल दिया था एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का, तो इनका हैबिट होता है ये ऐसा करके ही रहेंगे। तो हैबिट इनका होता है कि ये पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। बात हमने इतनी बार पैरासाइटिक की कि आप अब भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये पैरासाइटिक होते हैं और जनरली इनका हैबिटेट, ये रहते कहाँ है, इनका घर कहाँ है भाई? तो हमने बताया कि अगर ये पैरासाइटिक है तो ऑब्वियसली इनको किसकी जरूरत पड़ेगी, इनको एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या भाई, इनको एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी, और जो ये होस्ट होगा ये होगा अर्थवॉर्म। ठीक है, जो केचुआ होता है
अर्थवॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म को एक बेसिकली बात आपको बता दें, हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं वो इनके होस्ट होते हैं और अर्थवॉर्म की ही बॉडी में जो हमारा मोनोसिस्टिस है वो पाया जाता है, ठीक है। ओके, कहाँ पाया जाता है भाई? एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, कहाँ पाया जाता है? तो अर्थवॉर्म के ये फिलोम, ठीक है, अर्थवॉर्म के फिलोम एंड उनके सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, इसमें ये पाए जाते हैं। तो हमें पता चला कि हैबिटेट में ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कि दे नीड एनी होस्ट जिसको कि वो हार्म भी करेंगे, ठीक है, दे विल हार्म देम आल्सो। तो होस्ट इनका अर्थवॉर्म होता है, एक ही होस्ट होता है, एक होस्ट पे ही अपनी पूरी जिंदगी, एक बार अगर वो अर्थवॉर्म के फिलोम और सेमाइनल वेसिकल में पहुंच गए तो फिर वो क्या करेंगे? पूरी जिंदगी अपनी वहीं पर बिता देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा अर्थवॉर्म का बात। अच्छा, अगर ये अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, होल लाइफ साइकिल अगर वो बस अर्थवॉर्म पे बिता रहे हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? क्या हम इन्हें मोनोजेनेटिक कहेंगे? क्या हम इन्हें मोनोजेनेटिक कहेंगे या फिर हम इन्हें डाइजेनेटिक कहेंगे? ओके, आप हमें बताइए। यहाँ पर मोनो मतलब होता है वन, ठीक है, मोनो मतलब होता है सिंगल, तो और जेनेटिक मतलब लाइफ साइकिल जो व्यतीत कर रहा है, और डाई मतलब टू। तो हमने देखा कि अर्थवॉर्म ही इसका एकमात्र होस्ट है जिसपे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसका जो लाइफ साइकिल होगा, जो हमारे मोनोसिस्टिस का लाइफ साइकिल होगा, वो क्या हो जाएगा? मोनोजेनेटिक। सो नोट इट आल्सो। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर राइटिंग दिस इन योर नोट तो प्लीज अच्छे से नोट कर लो कि जो हमारा मोनोसिस्टिस एग्जिस का हैबिट है वो पैरासाइटिक होता है। हैबिटेट जो है उसको होस्ट की जरूरत पड़ती है, जो होस्ट है उसका वो अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के फिलोम और सेमाइनल वेसिकल में ये पाया जाता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मोनोजेनेटिक होता है क्योंकि ये अर्थवॉर्म के ही अंदर, अर्थवॉर्म के फिलोम और सेमाइनल वेसिकल के अंदर ही ये अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग इसका पूरा डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, समझेंगे पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? सभी के सभी स्ट्रक्चर का हम करेंगे फंक्शन, सभी के सभी स्ट्रक्चर के फंक्शन देखेंगे एंड देन ये वीडियो हम खत्म करेंगे। सेकंड में हम इसके फिजियोलॉजी और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो, अगर हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम शेप की बात करेंगे। पहले यही तो समझना पड़ेगा ना कि भाई इसका शेप क्या है। शेप पता चल जाएगी तो हम फिगर यूं ही बना लेंगे, ठीक है। तो शेप आप जानते हो कि इनका इलोंगेटेड होता है, ठीक है, इलोंगेटेड शेप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पिंडल लाइक होता है, ओके, स्पिंडल लाइक होता है। और प्लस इनके जो दोनों एंड होते हैं, दो एंड इसमें पाए जाते हैं। ऑब्वियसली सब में टू एंड होते हैं, सबका हेड एंड टो होता है। हेड एंड टो ही तो है ना, यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ सिफेलो से आपका सॉरी प्रॉक्सिमो से डिस्टल, सिफोलो से सिफोलोपॉडल, ठीक है। तो दो ही होते हैं इसका, क्या होते हैं? दो एंड होते हैं, ठीक है, दो एंड होते हैं। और दोनों एंड जो होते हैं ना वो टैपरिंग बॉडी शो करते हैं, मतलब ना थोड़े से ऐसे होते हैं। लाइक आपने सर्कल देखा है, तो सर्कल को ऐसे दबा दो, ठीक है, ये मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है। आपने सर्कल को ऐसे दबा दिया और फिर उसको सेमी सर्कल के उसमें काट दिया, लाइक दिस वन। लाइक ये आपका एक ओवल शेप है, ठीक है, इसको ऐसे काट दो तो ये वाला पार्ट जो बचेगा तो इसको हम टैपरिंग एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक एक होता है पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड में आप एक पॉइंट बनाते हो तो ये पॉइंटेड होता है, टैपरिंग में ये थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप में आपको दिखाई देता है। तो ऐसा इनका जो एंड है वो टैपरिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो आपको एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना पड़ेगा और ऐसा बनाने के लिए हम हैं, आप साथ ही साथ में बनाते चलिए, ठीक। देखिए, इनका अगर हमें फिगर बनाना है तो हमें दो फिगर बनाने होंगे। एक हम बनाएंगे ट्रोफोजॉइड का, जो कि अभी एडल्ट नहीं हुआ है, अभी अपने बच्चे वाले पीरियड में है, और एक जो है वो एडल्ट हो चुका है। तो हम दोनों का बनाएंगे और दोनों में आपको डिफरेंस एक ही बार में पता चल जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं इरेज दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत करेगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि इनके शेप जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल लाइक होते हैं, और जो दो एंड होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, ठीक है। अब हम इनके डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये दिखाई देते हैं। ओके, वीडियो लंबी बनेगी बट इतना आपको बता सकते हैं कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप कुछ भी भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो इनका क्या है भाई, इनका डायग्राम। सी दिस इज आवर, लाइक ये एडल्ट नहीं है, ओके, दिस इज आवर ट्रोफोजॉइड, ठीक है। ये हम बार बार बोलते हैं, आप लोग इरेजर जरूर यूज करिएगा।
पेंसिल से बनाना, ठीक है। और सेम एग्जैक्ट रेप्लिका आप बना लो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है। जब आप कंपैरिजन में दिखाना तो आप थोड़ा सा बड़ा बनाना कि ये भाई जो है ये एडल्ट हो चुका है, ये बड़ा है, ओके। तो समवट लाइक दिस, हाँ, डन, परफेक्ट। तो ये ऐसा बन गया, ओके। अब आप देखते हो ना कि जो ट्रोफोजॉइट वाली स्टेज होती है, जो छोटा, अभी छोटा है, वो तुरंत अभी निकला हुआ है, उस एज में यहाँ पर ये पूरा बॉर्डर दिया हुआ है, दिस इज पेलिकल, ठीक है। और हमने कल ही डिस्कस किया था, मीन्स कल नहीं, जो भी यूग्लिना वाली वीडियो में, कि पेलिकल क्या होता है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन्हें एक मेंटेनेंस, इनकी जो बॉडी है उसकी मेंटेनेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। तो यहाँ दिस इज स्पर्म टेल, ओके। क्या है ये? स्पर्म टेल है, आप लोग नोट कर लेना, दिस इज स्पर्म टेल, ओके। यही अलग है इनसे और इनके बीच में, ठीक है, ओके। नाउ हमने यहाँ पर सबसे पहले हम मार्किंग करते चलते हैं कि दिस इज आवर पेलिकल, इस वाले डायग्राम में भी, और सेम चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो हमारी बाउंड्री है, जो हमारा आउटर कवरिंग है, वो हमारा पेलिकल है, डन, ओके। उसके बाद आपने पढ़ा कि ये यूकैरियोटिक है और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू होता है। तो हम इसके बाद डायरेक्ट न्यूक्लियस बनाएंगे, तो हम ऐसा कुछ बीच में न्यूक्लियस बना देते हैं दोनों के, ठीक है। तो दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड बीच में हम एक न्यूक्लियोसोम बना देंगे, ओके। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसोम, डन। दोनों का ही हमने क्या बनाया है, ये न्यूक्लियस बनाया है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पहले क्लियर करते हैं, देन हम फर्दर मूव करते हैं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो फिर मेरे को दिक्कत होगी, ठीक है। पेलिकल समझो क्या होता है। पेलिकल जो होता है ना, ये यहाँ पे फर्म होता है, ठीक है, फर्म होता है, थिन होता है, बहुत हार्ड नहीं होगा, और प्लस ये प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब इसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये अपने शेप को ना थोड़ा नॉर्मल भी इधर उधर हिल डुल गया तो फिर से रीगेन कर लेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड मेंटेन करते हैं इनकी शेप को, मेंटेन द शेप, ओके, मेंटेन द शेप। अगर हम इसकी साइज की बात करें, ठीक है, साइज की बात करें तो साइज में ये 5 माइक्रोन के होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके साइज की बात करें तो साइज में ये 5 माइक्रोन के होते हैं, जो कि आपको आपकी खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप दिखाई देंगे, लेकिन कभी कभी ये बहुत बढ़ जाते हैं, लाइक गुस्से में एकदम फूल जाते हैं, वो वाली चीज हो गई है। तो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनका साइज जो होता है वो 500 माइक्रोन लॉन्ग हो जाता है, और समवट 50 माइक्रोन इनकी वृत्त भी बढ़ जाती है, जो वृत्त मतलब चौड़ाई है वो भी इनकी वाइडर हो जाती है। और इसके बाद ये जो आपने चीज देखा साइज का, इसके बाद आप इतने साइज में ना, आप इतने साइज में इसको अपने नेकेड आई, अपनी खुली आंखों से इसको देख लोगे। यू डोंट नीड अ माइक्रोस्कोप और अ लेंस जिसकी वजह से आप इसको देखो, आप इसको अपनी खुली आंखों से देख सकते हो, ठीक है। तो ये साइज की बात हो गई, इनकी मेंटेन शेप करता है हमारा पेलिकल, ओके, डन। उसके बाद हम अगर न्यूक्लियस की बात करें, अच्छा, पेलिकल में एक और चीज भी है कि पेलिकल के बीनीथ, जैसे हमने पढ़ा था यूग्लिना में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं पेलिकल के बीनीथ, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं, हमने बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर कहलाता है, किसी भी सेल का हो वो एक कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ न्यूक्लियस में देख रहे हो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने क्या देखा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा जिसमें कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि कैसा होता है, एक मिनट देखिए, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या, छोटे 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 आपको छिद्र दिखाई देंगे, और उसके अलावा ये डेलिकेट होते हैं, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो। प्लस बीच में हमने क्या देखा था, हमने बीच में देखा था न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर आपने क्या देखा है, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जो होता है, जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है, इनमें आपको मिलेगा क्रोमोसोम, क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, ओके, दिस इज आवर क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम होगा कितने नंबर में, 4, ठीक है, 4, ये 4 इन नंबर होंगे और हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो ये डन हो गया हमारा, न्यूक्लियस भी हमारा डन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, इसके अलावा आप देखते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या देखते हो, दिस इज आवर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो है ना, ये यहाँ पर ऐसे आपको
माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं पूरा, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, डन। और यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये दिखाई देगा, ओके, डन। देन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात आ गई साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आप क्या देखते हो, साइटोप्लाज्म में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि यहाँ पे आप अगेन दो पार्ट में बांट देते हो, एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म। कल भी चीज हमने ये डिस्कस की थी, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म की बात करें तो यही होता है हमारा साइटोप्लाज्म। दोनों में ऐसे आप जब भी आपको साइटोप्लाज्म को दर्शाना हो तो उसको पूरा कलर नहीं करना है, जस्ट डू द डॉटेड, ठीक है, ऐसा डॉट डॉट कर दो, आपका पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ आपने साइटोप्लाज्म बनाया है। तो रुकिए हम थोड़ा इसको कर दें, देन हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया था ये इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म हमने आपको पढ़ाया था कि दो तरीके के होंगे, एक होगा एक्टोप्लाज्म और एक होगा एंडोप्लाज्म। क्या, एक है हमारा एक्टो और एक है हमारा इंडो। अब हम जो यहाँ पर लिखवा रहे हैं ना, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करिए, नो मैटर व्हाट कि हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। तो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं उस चीज की केयर मत करना, जो चीज यहाँ नोट करा रहे हैं वो करो। एक्टोप्लाज्म के कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको नोट कर लो। देखो एक्टोप्लाज्म सुनाई दे रहा होगा तो भी आप लिख सकते हो। एक्टोप्लाज्म जो होता है ना वो क्लियर होता है। एक्टोप्लाज्म क्या होता है, बाहर होता है। जैसे ये जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट, इतना एरिया, दिस इज आवर एक्टोप्लाज्म। और इंडोप्लाज्म जो होता है इधर के साइड में भी सेम ऐसे बीच वाला जो एरिया होगा, इधर में जो चीजें पाई जाएंगी, ये हमारा इंडोप्लाज्म होता है, ठीक है। प्लाज्म मतलब क्या होता है, एक फ्लूइड। प्लाज्म मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है। एक्टोप्लाज्म की बात करें तो सबसे पहले ही समझ में आ रहा है कि एक्टो मतलब बाहर होता है, तो आउटर, ठीक है, जो हमारा आउटर क्लियर, ठीक है, ये हमारा कौन सा प्लाज्म होगा, कौन सा फ्लूइड होगा, ये होगा हमारा आउटर, ठीक है, आउटर क्लियर फ्लूइड, ओके। अच्छा, अब नहीं दिख रहे होंगे तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिखते चलो आउटर क्लियर फ्लूइड हम एक्टोप्लाज्म को बोलते हैं। वहीं अगर हम इसके डिफरेंट मतलब इसका जो ऑपोजिट है यहाँ लिखते चलते हैं, जिससे कि आप एक वो बना लेना, डिफरेंट जो डिफरेंसेस के लिए लाइन बनते हैं ना, लाइन खींच करके बीच में यहाँ एक्टो यहाँ इंडो, ठीक है। तो अगर हम इंडोप्लाज्म की बात करें तो ये आउटर क्लियर होते हैं, बहुत अच्छे से आप चीजें देख सकते हो। लेकिन इंडोप्लाज्म में आप चीजें बहुत अच्छे से नहीं देख सकते हो क्योंकि ये ग्रैनुलर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं बीच में, ये बीच में बहुत ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, तो ये क्या होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं। अगेन इफ यू टॉक अबाउट द एक्टोप्लाज्म, तो ये तीन चीजों में बटा होता है, ठीक है, तीन पोर्शंस में बटे होते हैं। क्या होता है तीन पोर्शन, पहला होता है इपीसाइट, ठीक है, क्या होता है पहला होता है इपीसाइट, और जो कि सबसे आउटर होता है, ठीक है। उसके बाद सार्कोसाइट, ओके, दिस इज आवर सार्कोसाइट। देखो जो ईपी होता है ना, जो हेलो इधर है हम, हेलो, जो ईपी होता है वो हमारा आउटर होता है और जो सार्को होता है वो मिडिल होता है, ठीक है, मिडिल वाला पार्ट, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इतने दूर की, तो इसमें भी एक आउटर होगा, ठीक है, फिर एक मिडिल होगा और फिर एक लास्ट में जाकर के होगा। तो इपीसाइट, सार्कोसाइट एंड मायोसाइट, ठीक है, ये हमारा मायोसाइट जो होगा वो लास्ट होगा, जो कि मायोसाइट जो होगा वो लास्ट होगा, जो कि इनर होगा, ठीक है, जो कि इनर होगा, ओके, डन। उसके बाद जो हमारा, अगर हम इंडोप्लाज्म की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडोप्लाज्म की बात करें तो ये एबंडेंस इनके पास बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, इनके पास एबंडेंस ऑफ पैराग्लाइकोजन होता है, ठीक है, एबंडेंस ऑफ क्या, पैराग्लाइकोजन। पैराग्लाइकोजन क्या होता है, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं पैराग्लाइकोजन, ठीक है। पैराग्लाइकोजन क्या होता है, पैराग्लाइकोजन एक स्पेशल फॉर्म होता है, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज या फिर आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, ठीक है। तो पैराग्लाइकन जो होता है, इंटरेस्टिंगली कल हम जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो हमारा पैराग्लाइकोजन है ये हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है हमारे मोनोसिस्टिस में, ठीक है, ये हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है, ओके, पैराग्लाइकोजन। तो यहाँ इंडोप्लाज्म में हम बहुत ज्यादा पैराग्लाइकोजन देखते हैं, प्लस हम यहाँ पे प्रोटीन
ऐसा प्रोटीन जो कि रिच है फॉस्फोरस में, ठीक है, क्या नाम है भाई उसका, तो एंडोप्लाज्म में हम ऐसे प्रोटीन भी जिसका नाम है वॉल्यूटिन, इस तरह का प्रोटीन भी देखते हैं जो कि रिच होता है किसमें, फॉस्फोरस और न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। किसमें रिच होता है वॉल्यूटिन, प्रोटीन में, ठीक है, लिख दें क्या, देखिए एक तो पहले ये प्रोटीन है, वॉल्यूटिन हमारा एक प्रोटीन है जो कि रिच है फॉस्फोरस में, ओके, और हमारे न्यूक्लिक एसिड में, ओके, बहुत ज्यादा रिच होता है, ओके। तो ये हो गया हमारे एंडोप्लाज्म की बात। एक्टोप्लाज्म में और कुछ बचा नहीं है, बस यहाँ पर यही है कि एक्टोप्लाज्म में क्या क्या आएगा, तो मायोनीम्स ये कंटेन कर सकते हैं, मायोनीम्स वाला जितना पार्ट होगा और माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला जितना पार्ट होगा वो, ठीक है। और आपके एंडोप्लाज्म में आप देख रहे हो कि बीच वाला पार्ट है, तो न्यूक्लियस वगैरह जो है वो आपके इसमें आएंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट आवर होल स्ट्रक्चर। और एक और चीज भाई, यहाँ पे ये जो हमने रेड लाइन बनाई है, दिस इज आवर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके, डन, ओके। सो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसिस्टिक एग लेस, प्लस वी आर डन विद द होल कैरेक्टरिस्टिक एंड द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सब आपको हमने बता दिया है, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, साथ में अगर आप नोट करोगे तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट करके बाद में नोट्स बनाना है तो गो फॉर इट, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके।